हाँ देखो बेटा, आपको इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा निकालना है। अब बहुत लोगों को ये डायग्राम देखते ही सरप्राइज हो जाएगा एकदम कि ये कैसे हो सकता है। तुमने पढ़ रखा है प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल आती है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होती है। ठीक है, यही डायग्राम बनाते हैं ना हम लोग हमेशा। 9th क्लास से हमें ये सिखाया जाता है कि आपका जो मिरर है इसके जो पैरेलल रेज आएगी दैट आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हो जाएगी। ठीक है, बट वो केवल बात है आपकी पैराक्सियल रेज के। पैराक्सियल रेज का क्या मतलब होता है कि देखो, जो भी आप पढ़ते हो जनरली 1/v प्लस 1/u 1/f से आप चीजें सॉल्व करते हो, वो सब अप्रोक्सीमेशन है बेटा। वो एक पैराक्सियल रेज के लिए वैलिड है। पैराक्सियल रेज मतलब जो प्रिंसिपल एक्सिस के काफी क्लोज हो। ठीक है, जो अब रेज आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज होगी वो पैराक्सियल कहलाएगी। देखो जैसे जैसे ये दूर होती जाती है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाता है कि नहीं बढ़ता जाता। ठीक है, तो पैराक्सियल रेस में क्या होता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, तो उस केस में अभी अपन डिराइव कर लेते हैं। बिल्कुल आप खुद ही कह दोगे कि सही में जो रेस पास होगी इस पोल से r/2 डिस्टेंस पर पास होगी अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा बहुत स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, इफ दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा इज वेरी स्मॉल, तब आपकी आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रेज पास होगी डेफिनेटली वो फोकस से पास होगी। ठीक है, बट हर बार जरूरी नहीं है। जो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर रेज होंगी उनका नाम होता है मार्जिनल रेज। तो वो देखते हैं कहाँ से पास होती है। तो अपन सिंपल बहुत बेसिक से करने वाले हैं इसको। ठीक है, एकदम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज कर रहे हैं बेटा अपन। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज करके निकालने की कोशिश करेंगे। देखो अभी हमको कुछ नहीं पता, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ऐसा कुछ भी नहीं पता है हमको। ठीक है, हमारा जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, केवल उसी से बात कर रहे हैं हम। तो इस तरह से कोई रेज आई मान लो ये वाली। ठीक है, अब मुझे नहीं पता आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी, मैं निकालूंगा इसको। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मान लो इस तरह से चली गई। ठीक है, तो ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। लेट्स से इसको क्यू पॉइंट बोल देता हूँ, इसको मैं पी पॉइंट बोल रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लेते हैं इसका कितना है, थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब इस थीटा की टर्म में मुझे पी क्यू डिस्टेंस निकालनी है और एक रेडियस ऑफ कर्वेचर लेट्स से कैपिटल आर आपको मिरर की गिवन है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर ऑफ द मिरर आपको गिवन है। आपको डिस्टेंस निकालनी है, पी क्यू डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी है। तो देखो सिंपल ज्योमेट्री यूज करनी है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज करना है। आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि अगर ये वाला डायग्राम बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत नहीं पूछ रहा है वो। ठीक है, आप खुद ही अभी आंसर बता दो। ठीक है, तो देखो आपको पी क्यू डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है ना, तो पी क्यू डिस्टेंस को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी क्यू को मैं लिख सकता हूँ पी सी माइनस क्यू सी लिख सकता हूँ क्या, पीसी माइनस क्यूसी लिख सकता हूँ मैं पी क्यू को, पीसी माइनस क्यूसी। ठीक है, अब पीसी किसके बराबर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो पूरा एक पता है आपको, स्फीयर बनता है तो हर पॉइंट सेम डिस्टेंस पर होता है। ठीक है, तो एक तरह से ये सी एस डिस्टेंस भी कैपिटल आर है, सीपी डिस्टेंस भी रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर है। तो पीसी की जगह तो लिख दो आप कैपिटल आर और क्यूसी को एज इट इज रहने दो। ठीक है, इतनी बात। अब क्या है, देखो ये देखो आप एक बार, अब क्योंकि ये एंगल थीटा है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि रिफ्लेक्शन एंगल, ये नॉर्मल हो गया ना बेटा इस पॉइंट का, ये नॉर्मल हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा होना चाहिए। अब ये बताओ, ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख लो, अब QC और QS दोनों क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे क्योंकि इनके दोनों एंगल थीटा हो गए हैं ट्राइंगल CQS में। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दो QC इज इक्वल टू QS। ठीक है, अब ये डिस्टेंस है आपकी कैपिटल R के बराबर है, इसको अलग बना लो चाहे से आप चाहो तो। ठीक है ना, इस ट्राइंगल को थोड़ा अलग ड्रॉ कर लो। ये जो ट्राइंगल बन रहा है आपका CQS, आपकी एक CS डिस्टेंस किसके बराबर है, कैपिटल R के बराबर है। ठीक है, अब इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर डाल दो एक बार। तो देखो ये एंगल थीटा था, ये एंगल थीटा था, ये दोनों बराबर थी, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि दिस कैपिटल R इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ QC cos थीटा। क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, लेट्स से K बोल दो, तो C के कितना हो जाएगा QC cos थीटा, S के कितना हो जाएगा QS cos थीटा। अब QC और QS बराबर है तो इसलिए मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि जो CS है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ QC cos थीटा। ठीक है, तो देखो QC कितना आ गया यहाँ से, QC आ जाएगा CS अपॉन 2 cos थीटा, और CS किसके बराबर है, सॉरी ये मैंने QC इक्वल टू QS, हाँ QC, CS किसके बराबर है आपका, CS है रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर, तो R अपॉन 2 cos थीटा आ गया आपका QC की वैल्यू। यही अननोन था आपको, यही दिक्कत थी PQ निकालने में। ठीक है,
तो देखो पी क्यू कितना आ गया आपका, पी क्यू इज इक्वल टू आर माइनस क्यू सी, क्यू सी की जगह आ गया आर बाई टू कॉस थीटा आ गया। ठीक है, तो पी क्यू डिस्टेंस आ गई आपकी आर माइनस आर अपॉन टू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये जनरल फार्मूला हो गया, बहुत एडवाइजेबल है बेटा, इसको भी याद रखें आप। ठीक है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है तो आपका जो डिस्टेंस पी क्यू होगी वो किसके बराबर होगी, आर माइनस आर अपॉन टू कॉस थीटा के। अब यहाँ से खुद देख लो, अगर आप पैराक्सियल की रेस की बात करते हो तो मैंने बोला पैराक्सियल रेस में क्या होता है आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत स्मॉल होता है, क्योंकि रेस बहुत क्लोज है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत स्मॉल होगा। ठीक है, तो थीटा टेंडिंग टू जीरो, थीटा बहुत स्मॉल होना क्या इंप्लाई करता है, कॉस थीटा टेंडिंग टू वन। तो आप देख लो पी क्यू कितना आ जाएगा, आर माइनस आर बाई टू इज इक्वल टू आर बाई टू। तो आप तक जो आप फोकल लेंथ पढ़ते आए हो दैट इज डिफाइंड ओनली फॉर पैराक्सियल रेज। ठीक है ना, आप जब डेरिवेशन करते हो जो एनसीईआरटी में गिवन है उसमें भी आप ये अप्रोक्सीमेशन यूज करके ही ये पॉइंट इस पॉइंट के बहुत क्लोज है तभी आप निकाल पाते हो आर आर बाई टू। ठीक है, तो यहाँ भी वही है, तो आप ध्यान रखेंगे आज से इस बात का कि आपकी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के आने वाली रे आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, जहां से पास हो रही है वो पॉइंट का आर बाई टू डिस्टेंस पर होना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो हो सकता है आपकी मार्जिनल रेज हो। ठीक है, ये डेरिवेशन एकदम क्लियर है, तो मतलब थीटा बहुत स्मॉल है तो आपका फोकल लेंथ एंगल थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, इसलिए आपको जब आप मिरर की पोजीशन यू की बात करते हैं तो मैं बोलता नहीं है कि ये वाली एंगल की आप रे कंसीडर करो, क्योंकि सारी रेस एंगल के इंडिपेंडेंट फोकस पर आने वाली है। ठीक है, अब ये देख लो आप इस क्वेश्चन, अब इस तरह का क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। अब यहाँ पर ये पोल से ही पास हो रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन, इसका मतलब क्या हो गया आपका, ये जो डिस्टेंस निकालिए पी क्यू जीरो हो जाएगी ना बेटा। ठीक है ना, ये पी क्यू पी पॉइंट से डिस्टेंस थी। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है कि आप पी क्यू को जीरो कर दो यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा आपका आर माइनस आर बाई टू कॉस थीटा इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो कॉस थीटा कितना आ गया आपका, ठीक है ना, कॉस थीटा वन बाई टू, तो थीटा हो जाएगा 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पे भी ज्योमेट्री लगा दो, उसमें कुछ नहीं, देखो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब मेरे को ये बताओ, देखो ये थीटा है तो ये भी थीटा है। अब देखो ये दोनों रेडियस के बराबर नहीं है, तो अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। अगर आप ज्योमेट्री से डायरेक्ट करना चाहते हैं सिंपल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, तब भी हो जाएगा। बट ये मैंने बता दिया आपको, इसलिए सब कराया कि जनरल एक्सप्रेशन ध्यान रखना है, और इस तरह के डायग्राम कभी आ जाए तो कंफ्यूज नहीं करना है कैसे पॉसिबल। ठीक है, तो ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, और ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से दोनों थीटा के बराबर हो गए। अब ये रेडियस है दोनों इस मिरर की, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है। तो आप देख लो इस ट्राइंगल में तीनों एंगल सेम है, तो थ्री थीटा कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा आपका 60 डिग्री निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, थीटा क्या निकल के आ जाएगा आपका 60 डिग्री निकल के आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट किसी के मन में? ठीक है, बात क्लियर है। अब एक बात ध्यान से सुन लो बेटा, अभी ये एक ही क्वेश्चन नहीं है, कई बच्चे कहते हैं सर एक ही क्वेश्चन से क्या होगा। तो ये पूरा कोर्स है फिजिक्स का, एक भी साइट के बारे में सुनो आप जो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, उसमें पूरा कोर्स अवेलेबल है आपके लिए।